दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका लगभग जो है क्वेश्चन टच होने वाला है। लगभग 60% इससे जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है खंड क में कि अपठित गद्यांश व काव्यांश। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कि 1 गुना 5 यानी कि जो है 5 प्रश्न है, जो कि टोटल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आप गद्यांश यहाँ पे दिया गया है कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी नियंत्रण सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो बातें कही गई है ना, ये आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से आप तैयारी कर लो, क्योंकि यह समय बिल्कुल फिर बीत जाने के बाद नहीं आने वाला है। ये आपके ऊपर जो है पूरी तरह से यहाँ पे इंडिकेट कर रही है दोस्तों, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जब मार्च में होने वाली है, तो क्या आप जब धीरे धीरे समय बीतते जाएगा तो आपके पास समय रहेगा? नहीं रहेगा। तो अभी जो समय है ना, इसको आप लोग अच्छे से उपयोग कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस गद्यांश को जो है ना आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर को चलता हूँ। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि घड़ी के नियंत्रण सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो सुइयां क्या कहती है? तो कि कुछ आराम कर लो, कुछ घूम लो, नाच लो या कुछ कर लो। तो वो क्या कहती है? कुछ कर लो, क्योंकि यह जो समय है जो बीतते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय का परख का जो है ये महत्वपूर्ण बातें जो है बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की जीवन की कुंजी है। तो जीवन की कुंजी जो है वो क्या है? समय का मूल्य समझ कर काम करना, ये जीवन की कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 4 नंबर दिया गया है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों उधेड़ बुन में। ठीक, उधेड़ बुन में मतलब यानी कि वो जो है मन चाहे इधर उधर ये सब जो है ना बेफालतू का टाइम बर्बाद करने में जो है वो अपना टाइम समय जो है अमूल्य जो क्षण है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, खो देता है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है उधेड़ बुन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल काव्यांश से है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो है कुछ काव्यांश यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मारकर पटक माथा, तोरी रहा रोकते पाहन। तो इसको जो है ना आप लोग जो है काव्यांश को अच्छे से जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो है डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो देखिए, इसका जो है क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 5वां नंबर देख सकते हैं, लिखा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार की जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा कायर बन के जो है चुपचाप रहना जो है ये जीवन का ये व्यर्थ जीवन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो 6 नंबर दिया गया है कि रे मनुष्य बस कतार कुंदरन का आशय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुख से मरना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर दिया गया है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि जो है मनुष्य से जो है कि कायर बनकर ना रहने का जो है यहाँ पे कह रही है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है? मनुष्य को जो है कवि कहती है कि मनुष्य कायर बन के मत रहो। ठीक है, और जीवन में कुछ भी ना सा हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा 7वां का। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा, और आप मोटर सेट में जो है अभी जो डाउनलोड करेंगे उसमें आप लोग टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पथ चूमे तर्कस का अर्थ। पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पथ में कांटे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पथ में कांटे हैं। तो चूमे हो गया यहाँ पे रास्ता, और तर्कस का होता है कांटे। तो यानी कि पथ में यानी कि जो है रास्ते में जो है क्या है? कांटा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पे है खंड ख में, जो कि व्यवहारिक व्याकरण से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह
कौन सी क्रिया होती है? तो वह जो है वो होती है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित होता है तो वह जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बंदर जो है नाचता है, यह अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है कि बच्चों के द्वारा जो है यहाँ पे सुनना, तो सुनना क्या है? क्रियापद है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुनाती है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? तो यहाँ पे पिताजी के द्वारा जो है अखबार को पढ़ा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्मवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है इसको प्रिंट करा लीजिए और आप मिलान भी करते जाइएगा, इसको अच्छे से आप लोग रट भी लीजिएगा। ठीक है, और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कृत्यवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, कार्य की डैश होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रधानता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो यहाँ पे गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये कौन सा वाक्य है? तो यह जो दोस्तों क्या है? यह भाववाच्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है वो अवयवी भाव समास है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, तो समास कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर देखें तो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि जलज को अनेकार्थी नहीं है। तो जलज जो है जलज किसको हम लोग कहते हैं? तो आप लोगों को भली बात ही पता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द आप लोग रट लीजिएगा, उसी में आप लोगों को मैंने बताया था कि जलज जो है क्या होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जलज का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया कि जलज का जो है अनेकार्थिक नहीं है। तो अनेकार्थिक कौन नहीं है? तो यह जो बादल है ना, ये क्या है? ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सॉरी डी आंसर होगा बादल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण और समानाधिकरण। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी अध्ययन जो है वो नियमित नहीं करते हैं या के बिना नहीं करते हैं। विद्यार्थी अध्ययन के बिना, यानी कि विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा? के बिना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 20 का। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आश्रित उपवाक्य जो है होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए खंड ग में दिया गया है पठित गद्यांश, जो कि आपके जो है किताब से दिया गया है, जो कि बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है ये उससे लिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। तो उसका उम्र भी यहाँ पे बताया गया है। आप इस गद्यांश को ना आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसी का जो है रिलेटेड यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का कैसा था यहाँ पे? तो यहाँ पे 7 दिया गया, 60 के ऊपर थे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और देखो यहाँ पे जाट जूत में तो नहीं रहते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मंजोले कद। ठीक है, तो मंजोले, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर होगा। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंजोला था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला जो है बांधते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुलसी की माला जो है बांधते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसी का जो है यहाँ पे गद्यांश का छोटा से दिया गया है कि अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर नानीहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लेना और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर दिया गया है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो डुमराव और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे साफ साफ क्या दिया है कि शहनाई और डुमराव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई और डुमराव जो है वो उपयोगी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है काव्यांश दिया गया है, यानी कि कुछ पंक्ति जो है कविता से ली गई है, जिसमें दिया गया है कि पठित काव्यांश प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। और यहाँ पे देखिए ये दंतुरित मुस्कान वाला जो चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे दिया है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुर पक्र। तो इसको ना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और यह वाला चैप्टर ना काफ़ी VBI है, और मैंने पहले ही बताया था कि यह जो है ना आपको जो है सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है कविता रचनाकार उन सभी का नाम याद रखना है। तो देखिए दंतुरित मुस्कान जो कविता है ना, तो उसका जो लेखक है यानी कि कवि जो है वो नागार्जुन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया है कि दंतुरित का क्या अर्थ है। तो दंतुरित का अर्थ मतलब क्या होता है, तो दंतुरित का अर्थ होता है कि नए नए दांत का होना। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, नए नए दांत, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया 28 नंबर दिया गया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना दोहा का जो है एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है, बालकू बोली बाहो नोही तोही। तो इसको जो है ना दोहा का जो इसको जो है उपरांत में पढ़कर आपको यहाँ पे बताना है। तो 28 नंबर देखिए लिखा है कि उपर्युक्त काव्य की पंक्ति की रचयिता कवि का नाम है। तो देखिए दोस्तों फिर मैंने बताया कि आपको कविता, कवि का नाम ये सभी याद रखना है। तो फिर वही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो पंक्ति दी गई है ना, तो इस पंक्ति का जो रचयिता है वो कौन है और किस चैप्टर से लिया गया है, तो मैंने आपको बताया है। तो सभी को आप लोग देख लीजिएगा और मैं इसका कवि का जो है बता देता हूँ कि इसकी रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। ये तुलसीदास ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है वो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन खंड ख जो कि पाठ्य पुस्तक से लिए गए है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को आप लोग चुनना है, ठीक है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों के स्थिति कैसी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह विरह की आग जगी, विरह की आग जगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, यानी कि किन अर्थ और इशारा जो है वो कर रही है उत्साह कविता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर जो है वो संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर दिया गया है कि मुख्य गायब की आवाज़ कैसी है। यहाँ पे गायब लिखा गया है लेकिन यहाँ पे गायक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो कैसी होती है। तो मुख्य गायक की आवाज़ जो है वो चट्टाने जैसी भरी होती है और सुंदर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, चट्टान जैसे भारी होती है मुख्य गायक की, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया है कि धंधुला, ठीक है, यहाँ पे धुंधला है, धुंधला प्रकाश का प्रतीक होता है। तो धुंधला प्रकाश का जो है प्रतीक है वो क्या है, तो ये हो जाएगा अस्पष्ट सुख का जो है ये प्रतीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि मृग तृष्णा वाला से जो है वो पूछेगा ही। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म जो है पूछा गया है, 100% पूछा गया है। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ मतलब होता है छलवा, ठीक है, छलावा। तो आप क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छलावा, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर दिया गया कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए जो है प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि मूर्तिकार के अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो दोस्तों उन्होंने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि जिंदा नाक लगा दी जाए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो ये कहानी का जो है ना आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वो जो इंग्लैंड की जो एक मूर्ति थी उसको जो है जिंदा नाक जो लगाया गया, तो वो वाला कहानी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37 नंबर दिया गया है कि सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की लड़कियों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 है कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चश्मा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 39 नंबर दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है उन्होंने इनकार किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखें तो दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप से देखना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं जो है आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ। लिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी इसी तरह जो है भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, केवल वो दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो दोस्तों इसके वृक्ष में यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया है, इसी से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का अर्थ हो गया दोस्तों पेड़ पौधे, ठीक है। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष के जो है दांत नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रस पान करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, जड़ों के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क सही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न अन्न दिया गया है कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ जो है पानी ना मिलने पर जो है मर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ख जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चले तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे काव्यांश से दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है यहाँ पे पोएम यहाँ पे दी गई है, यानी कि काव्यांश दी गई है, जिसको आप देखें तो यहाँ लिखा है, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इस कविता में यानी कि इस ये काव्यांश जो दिया गया है, इसमें आपको सीधा निर्देश दिया गया है कि आप भी जो है अगर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक लाना चाहते हैं, आप जो है 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो है मेहनत करनी होगी और इसी प्रकार से मेहनत में आपको उतार चढ़ाव
चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आपको मेहनत जो है बरकरार रखनी है, आपकी सफलता 100% मिलेगी। आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर जरूर होंगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशनल के आगे साथ साथ इस काव्यांश में जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि किससे डरकर जो है नौका पार नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है। तो नन्ही चींटी जो है पहाड़ों सॉरी दीवारों पर चढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन जो है क इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो मन का जो विश्वास जो है, मन का विश्वास जो है वो साहस को भरता है। ठीक है, तो मन का रंग जो है साहस को भरता है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर दिया है कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती। तो हार नहीं होती। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका जो है व्याकरण से दी गई है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझना है। देखिए लिखा है कि निम्न वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है, वहां कौन सी क्रिया होती है। तो वहां जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर जिस वाक्य में क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित हो, क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो वह कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन जो है ख इसका सही आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, यानी कि सकर्मक मतलब साधारण, जैसे सीता आम खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन जो है क इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। तो देखिए शिक्षक जो है विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो यह एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को इसका सही सटीक आंसर होगा। आगे दिया है कि मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापद क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खरीदने का ना काम हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, खरीदता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा भेद है। देखिए मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने भावों को प्रतीत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाव्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस प्रकार से आपके बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ग जो है इसका सही आंसर होगा, भाव्यवाच्य। आगे देखिए दिया गया है 14 नंबर की कर्तव्यवाच्य। ठीक है, कर्तव्यवाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। तो डैश के अनुसार होता है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है, कर्तव्यवाच्य का जो वाक्य और में क्रिया का जो लिंग होता है और वचन जो होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, यानी कर्ता जिस प्रकार से संबोधित करेगा वही लिंग और वचन को भी अनुबोध करेगा। इसलिए ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अब यहां से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहां से चला जाए ये जो है भाव्यवाच्य का उदाहरण है, यानी कि हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं अब यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये जो है हम अपनी भावों को जो है व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भरपेट कौन सा समास है। तो भरपेट जो है ये कौन सा है, अवयवी समास है, ऑप्शन क। ठीक है, अगला सवाल है कि तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है, तो कौन सा प्रधान होता है, अंतिम पद जो है प्रधान होता है, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है। तो मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, दोस्त, सूर्य और यहाँ पे ए भी दिया है और घर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कहता है अनेकार्थी शब्द यहाँ पे कौन नहीं है, तो घर जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर देखें, तो यहाँ दिया गया है कि इनमें से अवयव का भेद नहीं है। तो इनमें से अवयव का भेद कौन सा नहीं है, क्रिया जो है अवयव का भेद नहीं है, ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कथन कहते हैं। तो उसे जो है मिश्र कथन कहते हैं, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ 21 नंबर दिया गया है कि बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अवयव भरिए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, उफ
बहुत गर्मी है, इस तरह से हम कहते हैं कि उफ बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है खंड ग में दिया गया पठित गद्यांश से, ठीक है। तो आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया है, ये जो आपका नेताजी चश्मा वाला है उसी चैप्टर से ली गई है। देखिए लिखा है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर यानी प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखें में हंसा, यानी कि मन ही मन जो है मुस्कुराने लगा। तो वो जो है अब यहाँ पे जो इस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर की प्रस्तुत अंश में किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे किस पाठ से जो है यह प्रस्तुत पंक्ति जो है ली गई है। तो ये जो कविता सॉरी ये जो पंक्ति जो ली गई है, ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है बच्चों, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा था कि नेताजी के चश्मा, ठीक है, पढ़ा तक ना, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नेताजी का चश्मा से ये पाठ से ली गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है 23 नंबर की, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। तो पान वाले ने जो है मुंह में जो है पान ठूस के रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन गो इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस के पांचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाता है। इसका सवाल दिया गया है कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो शहनाई की ध्वनि को जो है मंगल ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब को कहा है, तो ऑप्शन क इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया है दोस्तों पठित गद्यांश से काव्यांश दी गई है। इसमें लिखा है कि पुरनी पात रत जल भीतर तारस देह नादागी जयो जल माह ते की गागरी बुंद नात को लागे। तो यहाँ पे दिया गया कि पुरइन पात का क्या अर्थ है। तो पुरइन पात का अर्थ है दोस्तों कमल का पत्ता, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गॉस का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस पद के रचयिता कौन है। तो इस पद के रचयिता है सूरदास, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन गॉस का सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है। इसमें लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर के साथ देती है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। इसमें यहाँ पे इसी से रिलेटेड सवाल दिया गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है। तो मुख्य गायक की जो आवाज है वो चट्टाने जैसे भरी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, चट्टान जैसे भारी। अगला सवाल है कि किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य गायक की नहीं संगतकार की, यानी कि जो उनके जो संगतकार है उसकी जो है उसके साथ में जो गा रहे हैं उनकी जो आवाजें हैं वो कमजोर और कांपती हुई दिखाई दे रही है, नजर प्रतीत हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड ग की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह जो है आपके पुस्तक से ली गई है, जिसमें कि 30 नंबर सवाल दिया गया है कि गोपियों ने बड़ी भागी, ठीक है, बड़ी भागी किसे कहा है। तो बड़ी भागी जो है उद्धव को कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन को इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है। तो लक्ष्मण को कहा है, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृतक में जान डालने की सशक्ति किसमें है। तो सशक्ति किसमें है, बच्चों की मुस्कान में है। तो ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल जो है किसका गुणधर्म है, ये काफी वीवीआई सवाल है, ये हाथों का गुणधर्म है। तो ऑप्शन जो है घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कविता में छाया का अर्थ क्या है। तो छाया का अर्थ है दोस्तों दुख, ठीक है। तो ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भोलानाथ अपने हम जोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते हैं। यानी दोस्तों भोला जो है अपने संग साथियों के साथ मिलकर जो है वो क्या करने लग जाते हैं, खेल और तमाशे करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन गो इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 36 नंबर दिया गया है। जॉर्ज पंचम की लॉग कहाँ स्थित है। तो यह जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ख इसका सटीक आंसर होगा दिल्ली। अगला सवाल देखिए दिया है गंतों का क्या अर्थ है। तो गंतों का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है, ऑप्शन घ इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो यह जो है
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लें। अगला सवाल देखें, यहाँ दिया गया कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो वह जो है क्या था, लेखिका के जो पिता हैं उनके जो स्वभाव है वो पूरी तरह से जो है शक्की नजर से हैं, ठीक है, तो शक्कीपन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए शक्की। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो बाल गोविंद भगत जो है वो संगीत के कला में निपुण थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा संगीत, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश इस प्रकार दिया है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई युक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा जाता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सोचे में डल जाते हैं, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाते हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश में इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो है विद्यार्थी जीवन को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी जीवन। अगला सवाल है कि मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा जाता है, तो विद्यार्थी काल को, ठीक है, तो ऑप्शन और जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है, तो दोस्तों स्वस्थ सुंदर बन जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, स्वास्थ्य सुंदर बन जाता है। ऑप्शन नंबर जो है स्व इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, ठीक है, मानसिक और सांस्कृतिक विकास होता है, साथ में सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की जो है विकास होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल जो पूछा गया काफ़ी पेचीदा है और यहाँ पर आप जो है पैसेज में देखें तो यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि विद्यार्थी काल में जो बालक जो है श्रम, अनुशासन, समय का नियम को सोचने में डल जाता है, वह एक आदर्श विद्यार्थी बनकर जो है सब नागरिकों के साथ जो है शामिल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सांस्कृतिक या सामाजिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सामाजिक हो जाएगा और सांस्कृतिक दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे और दो दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका और दो डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इस पद्यांश को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी से जो है रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसका मैं आंसर देते जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला दिया गया है कि राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विफल होने पर, ठीक है। अगला सवाल है कि कवि किस पथ को ना भूलने की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्तव्य पथ को, ठीक है, तो ऑप्शन बोर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कांटे शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने बाधा को बोधित करने के लिए क्या है, ठीक है, यानी कि अगर रास्ते में बाधा आ जाता है क्या होता है, रास्ते में काटा आ गया, इस तरीके से हम मुहावरे के रूप में कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन ओ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर दिया है कि कविता के पाठिक किसे जो है अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कविता में पाठिक किसा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा राहगिरी, ठीक है, राहगी हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है आपका बहुकल्पिक प्रश्न जो कि यहाँ पे व्याकरण से दी गई है, जिसमें आप देखें तो यहाँ दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करे करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को बताया, प्रत्येक मॉडल सेट में ये इसका जो है ये सारा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये जो होगा ये सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है डायरेक्ट जो है वाक्य जो है कर्ता के स्वरूप जो है हो रहा है, कर्ता के द्वारा बोध हो रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखिए दिया गया है अगला 10वां नंबर दिया है कि कौन सा वाक्य
अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया का भेद क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यह जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। यहाँ पे बोधित यहाँ पे अन्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या होगा? तो सभी क्या हो जाएगा खेल रहे हैं, तो ग नंबर जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? कृतिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या आकृतिवाच्य? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर जो सवाल है ना, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि मैं कहानी पढ़ता हूँ तो ये क्या है, ये कृतिवाच्य है। ठीक, क्या है कृतिवाच्य, ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिस वाक्य क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य है। तो वह वाच्य क्या है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वह क्या है भाववाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए मैंने अभी बताया ना कि अगर बच्चों यहाँ पे किसी के द्वारा कह रहा है तो क्या हो जाएगा, यह एक जो है क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा क्रमवाच्य। अगला सवाल है कि रणभूमि कौन सा समास है? तो रणभूमि जो है ये तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 17 नंबर दिया है कि समास के दोनों पदों में उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेषिका संबंध होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा धर्म धारण। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह जो है पर्यायवाची शब्द से ली गई है और ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो है अंबर का दूसरा अर्थ होता है मोती। ठीक है, क्या होता है? मोती होता है, तो ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित शब्द पद किस अवयव का उदाहरण है? तो यहाँ पे ये जो पद दिया गया है ये किस रेखांकित पद का जो है अवयव है, तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निपात। ठीक है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अवयव से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो यहाँ पे लिखना है कि आजकल जो है तुम दिखाई नहीं देते, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जहां चाह होती है वही राह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा क्रिया विश्लेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है खंड ग से दी गई है, जो कि पठित गद्यांश से है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गद्यांश का कुछ पंक्ति दी गई है कि नवाब साहब ने तीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुद गई। तो यहाँ पे जो है कह रहा है ये जो है खीरे के एक जो है छिलके मतलब टुकड़ों को लिया, वो सूंघा और वो जो है आंखें बंद कर जो उसका स्वाद को महसूस किया। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लखनवी अंदाज से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसा प्राप्त किया? तो यह जो हो जाएगा सूंघ कर प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल इसी में दिया गया है कि फादर को जहरबाद से नहीं बनना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ गद्यांश की पंक्ति दी गई है, इसको आप समझे दोस्तों। यहाँ पे इसी का सवाल दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? तो जहारबाद से हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहारबाद किस रोग को कहते हैं? तो जहारबाद जो है गैंग्रीन को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे गैंग्रीन, ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो इसी का यहाँ पे पठित पद्यांश से दिया गया है, काव्यांश से, तो यहाँ पे लिखा है बाधे पापू अप कृत हारे मर्तुहु पा
परिय तुम्हारे, ठीक है। तो आगे लिखा है कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरनु धानु बान हुआरा। तो इस यहाँ पे जो है एक दो पंक्ति जो कविता की दी गई है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, जो कि आपका पहला जो है परशुराम पाठ्य से जो ली गई है। तो यहाँ पे पहले सवाल दी गई है कि लक्ष्मण परशुराम से शीघ्र क्यों नहीं करना चाहते थे, यानी संघर्ष जो है क्यों नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्या, ये जो परशुराम है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा रहा है कि लक्ष्मण जो है परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों परशुराम जो है ब्राह्मण थे, ठीक है, याद रखेंगे परशुराम क्या थे, ब्राह्मण थे। ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री राम के, ठीक है। तो ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान, धूली धुरस तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि धरने लगे सोफालिंका के फूल, बांस था की बबूल। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पंक्ति दी गई है, ठीक है। तो दंतुरित मुस्कान से ली गई है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, इसी का सवाल दिया 28 नंबर दिया गया, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों के नन्हे नन्हे यानी कि नए नए दांत, बच्चों के जो नए नए दांत उगते हैं ना, तो उसी को जो है दंतुरित यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे सवाल देखिए दिया गया है कि मृतक में जान डालने की शक्ति किस में है, तो बच्चों के मुस्कान में है, ठीक है। तो बच्चों के मुस्कान में है, तो ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पाठ्य पुस्तक से दी गई है, जिसमें दिया गया है कि तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है, तो किसे कहा है बच्चों, इसे जो है परशुराम को कहा है या किसे कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ये घ हो जाएगा, ये ग हो जाएगा, परशुराम को कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ग इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में जो है बादलों को जो है संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि किसे धनी कह रहा है, तो यह जो है माँ को धनी कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है हर सुख में क्या छिपा रहता है, तो दुख छिपा रहता है, ठीक है। क्या छिपा रहता है, दुख छिपा रहता है, ऑप्शन क। अगला सवाल है कि जॉर्ज पंचम की लौट से क्या गायब हो गई थी, तो जॉर्ज पंचम की लौट में जो है नाक गायब हो गई थी, ठीक है। तो उस मूर्ति का नाक ही, जॉर्ज पंचम की मूर्ति का जो है नाक ही गायब हो गया था, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गंगेटोक नगर की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। यानी गंगेटोक नगर की राजधानी जो है सिक्किम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दिया गया 37 नंबर, बाबू जी की पूजा वाली आचमनी, ठीक है, आचमनी क्या बनती थी, तो यह हो जाएगा कलछी बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कलछी बनती, तो ऑप्शन घ। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसी हुई थी, तो जहरबाद से हुई थी। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को गद्यांश में आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, जहरबाद से। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु सन्यासी और महात्मा थे, ठीक है। तो लेकिन क्या हो जाएगा, उसका सटीक आंसर हो जाएगा वे जो है गृहस्थ थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल 40 नंबर दिया गया कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ के शहनाई बजाते थे, यानी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो ये हो जाएगा मंदिर में जो है शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन मंदिर में हो जाएगा और गुरुद्वारा में हो जाएगा, ठीक है, ये दो जगह हो जाएगा। और यहाँ पे मस्जिद में भी कभी कभी बजाते थे, ठीक है। तो ये तीनों जगह हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस तीनों का भी आप आंसर याद रखेंगे और इसका सटीक जो आंसर होगा वो मंदिर में हो जाएगा, ऑप्शन क, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में कंफर्म आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट में। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।